अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम नदीम शराजी है। सो आज हमारे साथ हमारे मेहमान बने सर उमर हयात चट्टा साहब, जो कि 48th कॉमन से हैं। सो ही इज़ स्टिल सर्विंग इन OMG ग्रुप। तो सर वेलकम, थैंक यू आपने वेरी ज्वाइन मच। किया। थैंक यू फॉर योर कमिंग। तो आज आपसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछने हैं, जो कि एस्पायरेंट्स के बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो कि एस्पायरेंट्स की ओवरऑल जो प्रिपरेशन होती है CSS PMS के हवाले से, उसमें ये कन्फ्यूजन्स ही होती हैं जो फेलियर का बायस बनती हैं। सो काफ़ी जो कन्फ्यूजन्स हैं उससे पर्दा उठाते हैं आज। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी क्या राय है कि जनरल गाइडलाइन CSS के हवाले से क्या होनी चाहिए। देखें, ये शराई साहब जो आपने क्वेश्चन किया है दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। सीएसएस जो है एक ऐसा जर्नी है कि इसको चंद अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है या मेरा पर्सनल बिलीफ भी है, और जिससे मुझे भी इन द एंड ये सक्सेस मिली, कंसिस्टेंट रहना और उसके साथ साथ मेहनत करना डिटर्मिनेशन के साथ, ये एक मेन प्रिंसिपल है जिसके साथ आप सीएसएस या इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम जो है उसे अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। रही बात सीएसएस के हवाले से मुख्तलिफ जो मिथ्स हैं, कई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट गलती करते हैं, हम लोगों ने भी की और अभी भी लोग कर रहे हैं, तो उसी हवाले से हम बात करना चाहते हैं। आपने भी यही बात स्टार्ट में बयान की। तो सीएसएस जो है इस पूरे जर्नी में एक कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और नर्व्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इन तीन चीज़ों पे अगर कोई भी एस्पायरेंट जो है बिलीव करता है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो अपनी मेहनत करता है, इन्हीं के ऊपर वर्कआउट करता है, तो एंड ऑफ द डे वो बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को पास भी कर सकता है और एलोकेशन भी ले सकता अच्छा है। सर, पूरे साल को अंडरलाइन करते हैं कि एक एस्पायरेंट जो कि एट द वेरी आउटसेट जो नर्वस होता है, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होता है, उसकी जो बेसिक एक मिसकॉन्सेप्शन होती है, जो क्यूरी होती है, सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है, इस पे आप क्या कहेंगे कि इसको किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अच्छा, ये एक ऐसी क्यूरी है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब भी कोई एस्पायरेंट मिलता है, कोई भी न्यू स्टूडेंट मिलता है और वो चाहता है सीएसएस की तैयारी करना, तो उसे सबसे मेन मसला यही आता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करूं और कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट ना करूं। तो सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन होती है, मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट के हवाले से वो कंफ्यूज भी होते हैं, और कंफ्यूज होने की वजह से वो गलत सिलेक्शन भी कर लेते हैं। उसमें मेन जो इफ़ेक्ट होता है या जो मेन उनके पास सोर्स होता है जिसके थ्रू वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, वो या तो मुख्तलिफ़ किस्म की एकेडमीज़ होती हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, या पीयर ग्रुप होता है जिसके साथ बैठ के वो तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी इस हवाले से जो एक राय है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं तो कभी ये ना सोचें कि फ़लाँ सब्जेक्ट स्कोरिंग है, फ़लाँ सब्जेक्ट फ़लाँ अकेडमी में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, और उनकी जो प्रमोशन है वो बार बार आपको सोशल मीडिया की जितनी भी सोर्सेज हैं, लाइक ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया या फेसबुक, तो उस पर आपको बार बार नज़र आ रहा है, तो आपने वो प्रोजेक्शन की बेस पे अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। बड़ा आसान सा फार्मूला है कि आपने जब भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, मैंने खुद भी यही किया और 2 अटैम्प्ट्स मैंने दी और दोनों अटैम्प्ट्स में मैंने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया। ये भी अगेन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि अगर आपके एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो अगर फर्स्ट टाइम उसने अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं दिया, तो सेकंड टाइम चांसेस हैं कि वो आपको अच्छा स्कोर देगा अगर आप उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, एक तो अपनी फील्ड से रेलिवेंट आप कर सकते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड जो है इसका भी थोड़ा सा अफेक्ट होता है, लेकिन ये आप डिटर्मन नहीं कर सकते कि ये बहुत ही एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है कि इस साल जो है क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट जो है ये अच्छा स्कोर नहीं देगा। अनएक्सपेक्टेड होता है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो है। सकता है, अनसर्टन है। सीएसएस की जर्नी में ये भी एक चीज़ है। बट स्टिल ये चीज़ मैटर करती है कि आप अपने एकेडमिक से कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, या फिर वो सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट है, या थर्ड वन के जिसमें स्कोरिंग ट्रेंड जी, जिसका अच्छा है। लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर मैं बयान करूं, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर स्टूडेंट 2 दिन अगर अपने कीमती निकाल के कुछ सब्जेक्ट जो है शॉर्ट लिस्ट करें, उनके कुछ पास पेपर्स को देखें, और रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ बुक्स जो होती है ना सीएसएस के हवाले से, एफपीएससी ने जो अपनी लिस्ट दी होती है सिलेबस में, उसमें से किसी एक अच्छी बुक को डाउनलोड कर ले, मार्केट में उसके एडिशन मिल जाते हैं वो ले ले, और 2 से 3 दिन 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करे, और अगर उसको लगता है कि उसके ह्यूमन, उसकी इंटेलिजेंस लेवल और उसको ग्रास्प करना उसके लिए बहुत आसान है, तो उस सब्जेक्ट को उसे कंटिन्यू करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो वो तो इस तरह से सॉर्ट आउट हो जाता है। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है जी ए ने बी को देखा और बी ने जी क्रिमिनोलॉजी के नोट्स बना लिए, तो ए ने कहा कि मैं भी यही रख लेता हूँ,
मैं भी ये ऑप्ट कर लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी बी की तरह अच्छे नोट्स वो बनाए या उसी की तरह से वो भी उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड करे, तो उसे खुद एफर्ट करनी चाहिए। ये फर्स्ट फेज़ है सब्जेक्ट सिलेक्शन की। आप इस तरह से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एक दफ़ा जब सिलेक्ट हो जाता है फिर आपने नेक्स्ट फेज़ में जाना है जो कि तैयारी के हवाले से है, जो कि आगे जाकर हम डिस्कस भी अब करते हैं। डेफिनेटली यहीं से मैं क्वेश्चन भी करने लगा था कि जब एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट फेज़ होती है, एक मतलब जो एक ट्रिकी आप प्रिपरेशन का एक कह लें कि लेवल होता है कि एस्पायरेंट्स स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि इसको अब किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। अब वो स्टैंडर्ड बुक्स खुद से वो पढ़ के तो उसको प्रिपेयर करें, या किसी मेंटोर अच्छे को ज्वाइन करें, या एकेडमी ज्वाइन करें, या कहाँ से उसे किस तरह से उसे प्रिपेयर करें। अच्छा शरई साहब, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान करना चाहता हूँ CSS का। CSS की सब्जेक्ट की जब प्रिपरेशन होती थी, ये CSS की एकेडमी या मेंटोर, ये सारी चीज़ें जो है ये तो बड़ी अभी रिसेंट पास्ट की आप समझेंगे डिस्कवरी है। इससे पहले तो लोग खुद सब्जेक्ट जो है उसे सिलेक्ट करते तो खुद ही प्रिपेयर करते थे लाइब्रेरीज में जाके। ऑनलाइन सोर्सेज भी नहीं थे होते, ना ही उनके पास इतना ज़्यादा मटेरियल होता फ्यू था। टीचर्स होते थे, तो mentor बहुत होते कम टीचर्स होते थे जो कि सिर्फ मेंटोर होते थे, जो सिर्फ उन्हें गाइडलाइन देते थे, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक प्रिपेयर नहीं थे करवाते। मैं बेसिक लेवल की बात करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एकेडमी में नहीं जाना चाहते, नंबर 1। बाद में मैं बात करता हूँ अगर वो एकेडमी में कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते तो उसे किस तरह से वो पहले एक यार्ड स्टिक बनाएं कि आया कि ये एकेडमी उनके लिए कोई बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। तो एक वो स्टूडेंट जो कि किसी डिस्टेंट एरिया में रहता है, फार फ्लंग एरिया में रहता है, या उसकी कोई इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, या वो डिप्राइव्ड है कि वो नहीं लाहौर आ सकता या इस्लामाबाद आकर अच्छी एकेडमी में पढ़ सकता, तो उसके पास सबसे अच्छा सोर्स जो है वो उसका इंटरनेट है, जो कि अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हर जगह अवेलेबल है। हाँ जी। उसने एक सब्जेक्ट फाइनल कर लिया। अब उस सब्जेक्ट को फाइनल करने के बाद 2015 से पहले पहले CSS के जितने एस्पायरेंट्स थे या जो लोग एलोकेट हुए हैं, जब मेरी उनसे बात होती है तो उनका फार्मूला या उनका जो एक प्रेपरेशन का मोड था मुझे बहुत पसंद आता है। अभी भी मैं कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं वही कहता हूँ कि इसी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वो क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट की जो बेसिक एसेंशियल लेवल की बुक होती है, लेट्स सपोज आपने इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट जो है ऑप्ट कर लिए। अब इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के बाद आपने उसके सबसे बेसिक्स टॉपिक देखने कौन से हैं जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट बेस कर रहे हैं। पूरा सिलेबस कंटेंट का बेसिक हाँ, जो है। अब वो सब्जेक्ट बेस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज पे। अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखा जाए पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें पॉलिटिकल फिलोसफर्स यूरोपियन हो गए, मॉडर्न या इस्लामिक जितने भी हों, तो उसकी जो बेसिक बुक है जो एसेंशियल्स के से रिलेटेड रिकमेंडेड लिस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, उसको बेर रीडिंग दे ले विद इन 2 और 3 डेज। उन 2 से 3 दिनों में जब वो बेर रीडिंग सिर्फ देगा ना, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद वो अपने सिलेबस को गो थ्रू करें, सिलेबस के एक टॉपिक को उठाए, एक अपनी बेस बुक बना ले, 1 से 2 सोर्सेज उसे जो ऑनलाइन मिल जाए या किसी और बुक से मिल जाए, वहां से वो अपने नोट्स बनाना शुरू कर दे। तो ये फर्स्ट फेज है जिसमें उसने अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। बेर रीडिंग के बाद लेट्स सपोज उसने रियलिज्म की थ्योरी को बेर रीडिंग से पढ़ लिया, किसी भी बुक से, जो भी बुक उसे अच्छी लगती है या किसी सीनियर ने रिकमेंड की। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब भी CSS की तैयारी करनी है तो स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़नी है। जो मार्केट में सब स्टैंडर्ड नोट्स हैं या बुक्स हैं वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में, ना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी भी है। ठीक है, और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज जो आपने उसके ऊपर लगानी है वो भी तो आपकी वेस्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आप बेर रीडिंग के बाद सेकंड स्टेप पे जाएं और सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास है नोट्स मेकिंग का। अगेन सब्जेक्टिव है। मेरे जैसा जो बंदा है वो लॉन्ग नोट्स बनाता है। क्यों बनाता है जी? बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर हूँ, आई टुक टाइम टू ग्रास्प द थिंग्स। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं उनका IQ लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेटेड होता है, तो उनके लिए ग्रास्प करना मुश्किल नहीं होता, वो ब्रीफ बना लेते हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन योर जो इंटेलिजेंस जो आपका लेवल है उसके हवाले से। यहाँ पर मैं किसी को इन्फीरियर नहीं कह रहा, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल सबका डिफरेंट होता है, वेरी करता है। तो वहाँ से आपने अपने सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देने हैं। एक आपका बेस सोर्स होगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपके पास ये कोई ऑनलाइन सोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से आपको ऑनलाइन सोर्स कहीं बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप गूगल एक दफ़ा करें, हर सब्जेक्ट के ऐसे सोर्सेज मिलते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया प्रिपरेशन के हवाले से। अब क्योंकि लास्ट ईयर से MPT फंडा भी स्टार्ट हो गया जी। अब MPT को लोग पहले तो मतलब जब पहले साल ही आया तो बहुत एक ज़्यादा उसको ना लोगों ने अपने सर पे सवार किया।
तो अपनी दूसरी प्रिपरेशन जो है उसको साइडलाइन किया, जस्ट एमपीटी को फोकस किया। अब एमपीटी में 99 पॉइंट समथिंग उसमें रिजल्ट सक्सेसफुल रेशो रही, तो इस दफ़ा एमपीटी हो रहा है। सो व्हाट वुड यू से स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दैट? देखिए एमपीटी एग्ज़ाम जो है एक मैं तो इसको इंडोर्स करता हूँ डे फर्स्ट से, और इवन इंडोर्समेंट मेरी इस हद तक है कि ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि फ़िल्टर हो वो स्टूडेंट्स जो इसी फर्स्ट स्टेज पे सॉर्ट आउट हो जाएं कि आया कि वो इस एग्ज़ाम में क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। रियली वो अपना 1500 वाले जो जिनका सही कंपटीशन है वही लोग सामने कॉम्पिटिटिव जो आपके पास एक एज होना चाहिए इस हवाले से। तो एमपीटी और ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के हवाले से स्टूडेंट अक्सर जो है ना कंफ्यूज हैं पिछले 1 साल से। क्या करते हैं कि 5 माह सिर्फ एमपीटी की तैयारी कर रहे हैं और आखिरी 3-4 माह जो है सीएसएस की तैयारी करेंगे, बाकी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। आप क्यों ना दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलें। एमपीटी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपने कोई सेपरेट पढ़ना पड़े, 100 मार्क्स लिए तो वो आपके फाइनल रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, आपने उसे पास करना है। तो आपका जनरल नॉलेज बेसिक लेवल का इतना अच्छा होना चाहिए कि आप इजीली उससे पास कर सकें। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करता हूं कि आप बजाय इसके कि हफ्ते में 6 दिन एमपीटी के लिए 8-8 घंटे नोट्स पढ़ें, मुख्तलिफ जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ें या एमसीक्यूज को रट्टा लगाएं मुख्तलिफ वेबसाइट से या पास्ट पेपर्स को रट्टा लगाएं, आप एक अपनी हॉबी बना लें कि आपने डेली आधा घंटा जो है जनरल नॉलेज को या मैथ के क्वेश्चंस हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो आपके वर्ल्ड की हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन होते हैं या जो भी यहाँ पे मैं ऐड थोड़ा सा करना तैयार चाहूँगा, करें। प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, डेफिनेटली वही उसका एफटी पोर्शन जो है उठा के उसने एमपीटी में पूछना है। तो ये कंपलसरी अगर जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो मेरे ख्याल से तो एमपीटी वहीं से हो जाता है। डेफिनेटली बिल्कुल यही अप्रोच होनी चाहिए कि अगर आपने अपना सब्जेक्टिव पोर्शन कंपलसरी का अच्छा प्रिपेयर किया है तो एमपीटी आपका हो जाता है। हाँ, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कोई अच्छी सी जनरल नॉलेज की बुक ले लें मार्केट से, कोई वेबसाइट अपने लिए सिलेक्ट कर लें, वहाँ से सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करते जाएं तो वो आपका उससे जनरल नॉलेज चेक होता जाएगा। डेली बेसिस पे आप देखें कि अगर आपने 50% मार्क्स ले लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेपरेट टाइम एलोकेट करें और 8 घंटे जो है सिर्फ एमपीटी की तैयारी करें। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, इसको आप साथ लेकर चलें और इसको अगर अपनी हॉबी बनाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करेंगे। ये सेम ऐसी चीज़ है जैसे जनरल नॉलेज की तैयारी आपकी पीएमएस की है, पीएमएस की तैयारी के हवाले से आप उसी तरह से देखते हैं। अच्छा, आप बड़ा कम टाइम देते हैं, बहुत मतलब कभी कभार हाथ आते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और आपसे बड़े ट्रिकी पूछने हैं अब, क्योंकि एस्पायरेंट्स जो हैं वो जब स्टार्ट कर रहे होते हैं प्रिपरेशन तो वो समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुक्स अगर आपने पढ़ ली हैं तो यही मेहनत है, ठीक है। एक सब्जेक्ट पे वो 4-4, 5-5, 6-6 जितनी भी मतलब मिनिमम मैक्सिमम वो बुक्स पढ़ते हैं। अब 2-3 चीज़ें वो इग्नोर करते हैं, इस पे मैं आपका स्टांस लेना चाहूँगा। एक तो वो चीज़ ये इग्नोर करते हैं कि वो समझते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ पढ़ने का नाम है, मीन्स के दैट्स ओनली कन्फाइंड टू यू कैन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपने बताया बेसिक पहले क्लियर करें देन उस पर एडवांस थोड़ा आप पढ़ लें, तो क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना, वो इनफ होता है विदाउट रिटन प्रैक्टिस, विदाउट रिटन प्रिपरेशन? अच्छा, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने शादी किया है इधर, और मैं ऐसे क्वेश्चन के ऊपर अक्सर जो स्टूडेंट भी पूछते हैं ना तो उनसे बड़ा अच्छे तरीके से उनको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ और रिक्वेस्ट की फॉर्म में कि काइंडली हमेशा अपने वर्बल या ओरल नॉलेज जो है ना उस पर यकीन ना करें कि आपने एक चीज़ पढ़ ली और आपने कह दिया कि मुझे आता है। नहीं, एग्जामिनर के पास आप नहीं बैठे होते कि आप बताएं कि मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर, अब वाइवा नहीं देना होता। एग्जामिनर आपको जज कर रहा है आपकी राइटिंग पे। राइटिंग जितनी अच्छी होगी, राइटिंग डजेंट मीन कि आपने अच्छी पेन यूज़ की है, अच्छा मार्कर यूज़ किया। राइटिंग मीन्स कि जो लाइनें आपने लिखी हैं उस लाइनों से उसने आपका आंसर, आपका ओपिनियन, आपका एनालिसिस हर चीज़ को समझना है, और वो आपकी लाइंस जितने भी हैं, आपके पैराग्राफ जितने भी हैं, वो इस फ्लो से चलते जाएं कि प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ये चीज़ उसमें अब आपने करना क्या है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा इंग्लिश ऐसे के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, कि स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो बुक्स पढ़ते हैं, वो रेफरेंस बुक्स भी पढ़ते हैं, उनके माइंड में नॉलेज भी होता है, बट दे डोंट नो हाउ टू पोर्ट्रे इट ऑन द पेपर। ठीक है, पेपर पे उन्हें लिखना नहीं आता। अब पेपर पे जब लिखना नहीं आएगा तो एग्जामिनर तो कुछ नहीं कर सकता। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं जी, पूरा साल इतना पढ़ा और एंड पे पास नहीं हुआ, सिस्टम नहीं ठीक। सिस्टम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। करना आपने क्या है, रिटन में मेरे भी कई फ्लॉज थे,
जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने रिमूव की, प्रैक्टिस की। अब उसका तरीका क्या है कि आप राइटिंग स्किल्स अपने इंप्रूव करें। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने का सिर्फ हरगिज मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश ऐसे अच्छा लिखें, आपके 12 के 12 पेपर्स में राइटिंग स्किल्स मैटर करते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी अप्रोच है। अब इसमें स्टूडेंट करते क्या है कि राइटिंग स्किल्स में सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है वो कहते हैं लेंथ कितनी होनी चाहिए। सीएसएस में लेंथ मैटर नहीं करती, क्वालिटी डज मैटर। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है। और अच्छी क्वालिटी से अगर आपने सिर्फ जो हिट द बुल आए, अगर तो आपने ये किया तो बहुत आसान है। अगर आपने इधर उधर की बातें की हैं, इररेलेवेंट बातें की हैं, हैकनेट से टर्म्स यूज किए हैं, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है कि आप राइटिंग वाली फेज को क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो जरूरी है कि अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करें और वही जो इंग्लिश ऐसे के लिए राइटिंग स्किल्स आपने सीखे होते हैं ना, उन चीज़ों को इम्प्लाई करें अपने बाकी तमाम पेपर्स पे। देखिए, सीएसएस की तैयारी का हरगिज मतलब नहीं कि एक सब्जेक्ट आपने कर लिया तो उसका दूसरे सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं। हर सब्जेक्ट की तैयारी का दूसरे सब्जेक्ट पे किसी ना किसी तरह से इफेक्ट होता है। कहीं आपकी स्टेटमेंट दूसरे सब्जेक्ट में इस्तेमाल होती है, रिलेट करना के नाम, रिलेट करना है, कोरिलेट करना है आपने। कहीं आपकी कुछ एविडेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, एनालिटिकल अप्रोचेस हैं, या आपका कोई एम्पिरिकल नॉलेज है, वो आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के लिए सुजेस्ट करता हूं कि ये फेजेस जो है, फर्स्ट फेज जो है आपकी ऑप्शनल की सिलेक्शन है, देन सेकंड फेज में आपने प्रिपेयर कैसे करना है, रीडिंग और बुक्स अच्छी जो है रिकमेंडेड, वहां से आपने तैयारी करनी है विद रेफरेंस टू पास्ट पेपर्स, ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और थर्ड फेज जो है वो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, और राइटिंग स्किल्स जो हैं वो हर इंसान के अपने होते हैं। कभी भी दूसरों के राइटिंग स्किल्स को देख के अडॉप्ट ना करें, आपके जो अपने हैं उनको पॉलिश करें, उनमें से गलतियां निकालें, फ्लॉलेस करें। और मैं इसमें ऐड इन करना चाहूँगा कि अब राइटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर खुद से बैठ के लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं, भले 2 साल लिखते रहें, आपकी इवेल्युएशन नहीं हो रही। अगर आप स्पेसिफिक कोई ऐसे एक जो द पर्सन हु इज अडेप्ट इन दैट रिटन इवेल्युएशन, उसे इवेल्युएट नहीं करवा रहे, तो आपकी वो फ्लॉज, आपके जो मिस्टेक्स, वो आप फिर लिखते रहें, 2 साल लिखते रहें, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आई एम राइट सर? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, एवेल्युएशन तो बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एवेल्युएशन भी ज़रूरी है। इसी तरह सीएसएस के हवाले से आपका एग्जाम है, जी जी, वर्ल्डली अफेयर्स में देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम हम समझते हैं ऐसे ऐसे, तो उसकी एवेल्युएशन नो डाउट ज़रूरी है। अच्छा, एक छोटा सा मैं एक और पॉइंट जो मेरे क्वेश्चन के साथ वो एक्सिलरी था, वो ये था कि एक तो ये रिटन पार्ट स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, दूसरा एमसीक्यूज अगर ओवरऑल देखा जाए सीएसएस में 250 नंबर बनता है। अब इसको तो बिल्कुल ही स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स इग्नोर करते हैं। ठीक है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस पे काम करना चाहिए, ऑर्गेनिक भी और वैसे भी? पार्डन, आई वांट टू करेक्ट यू, 220 मार्क्स, सॉरी 220, जी जी। तो 220 मार्क्स के एमसीक्यूज देखें, अगर आप तो इसमें 170 180 ले जाते हैं ना, तो आप अपना स्कोर में एक विजिबल चेंज देखेंगे, विजिबल डिफरेंस, सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। पंजाब के स्टूडेंट स्पेशली मैं उनको इस बात पे एड्रेस करना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी एलोकेशन, जो सबकी एक विश लिस्ट होती है कि मैंने फलां ग्रुप में जाना है, उस हवाले से अपने एमसीक्यूज को अच्छा प्रिपेयर करें। अगेन, एमसीक्यूज प्रिपेयर करने के लिए हरगिज ज़रूरी नहीं कि अगेन आप 8 घंटे पढ़ें, जो है ना वो करना शुरू करें। आप मार्केट में हर बुक के ऊपर 1500 2000 3000 वो एमसीक्यूज की एक बुक मिल जाती है, शॉर्ट बुक। और इसका सर दूसरा एक रीडिंग करें। जी जी, दूसरा आप माशाल्लाह खुद पढ़ाते हैं, जिस तरह से यूएस हिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, यूएस हिस्ट्री के जितने टॉपिक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई एस्पायरेंट उस पर स्टैंडर्ड बुक कंसल्ट कर रहे हैं तो वहाँ से उसको थॉरली चीज़ों को पढ़ रहा है और रीडिंग के जो पॉइंट्स वो निकाल रहा है, अगर साथ में वो एमसीक्यूज में निकाल रहे हैं कि ये चीज़, ये पॉइंट एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑर्गेनिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें हाइलाइटर आपके पास होता है, आप हाईलाइट करते जाएं, ये चीज़ मैंने पढ़ी, मुझे लगता है कि ये आपकी एक बेसिक सेंस बन जाती है। जैसे कि मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ता था अपनी तैयारी के दौरान, तो मुझे पता चलता था कि न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल ये रेलिवेंट है, ये इरेलीवेंट है। सेम मैं इसको अपनी जब बुक पढ़ रहा था देखता था कि ये चीज़ एमसीक्यूज है, ये बुक कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो ऐसे में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये एक ऐसा फिगर है जिसको मैं जेंडर स्टडीज़ में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं एवरीडे साइंस में जो आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी है उसमें लिख सकता हूँ, इस्लामियात की कई चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें आपने न्यूज़पेपर का मेंशन किया लास्ट पेज पे बात करके, तो अब न्यूज़पेपर स्टूडेंट समझते हैं, कुछ एस्पायरेंट समझते हैं अच्छा नहीं, हम अगर पढ़ते हैं तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, दो चीज़ें हैं। अब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन या जर्नल, तो ये इसकी क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है सीएसएस ओवरऑल प्रिपरेशन में?
CSS की प्रिपरेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करना है। रिटन एग्जाम के साथ साथ एंड पे आपका एक वाइवा भी होता है, और वो वाइवा जो होता है वो सिर्फ 2 माह के अंदर तैयार नहीं होता, उसमें भी जो आपने पिछले एक पूरी साल, preparation matter करती 1.5 है। साल या 2 साल जितने भी लगाया होता है वो भी मैटर कर रहा होता है। ऐसे। तो मैं तो हमेशा न्यूज़पेपर रीडिंग की फेवर में हूँ, और उसमें भी डॉन न्यूज़पेपर स्पेशली। हाँ जी। हाँ, कई और न्यूज़पेपर्स भी हैं, वहाँ से अगर आपको एक अच्छा ओपिनियन, अच्छा एडिटोरियल मिलता है, पढ़ें। डॉन मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि डॉन की जो लैंग्वेज है, जहाँ उसका जो राइटिंग स्ट्रक्चर है, वो आपका पर्सनल राइटिंग स्ट्रक्चर खराब नहीं करेगा। जितना आप एक लैंग्वेज को रीड करते हैं और फिर आप लिखते हैं, तो आपकी रीडिंग का इंप्रेशन या उसका जो इम्प्रिंट होता है आपकी राइटिंग पे होता है डेफिनेटली। तो फॉर दैट पर्पज मैं स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट करें, उसकी भी आप पहले स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग किस लेवल की करें कि कौन सी चीज़ें रेलिवेंट है, कौन सी रेलिवेंट है। लेट्स सपोज फर्स्ट पेज वो इतना रेलिवेंट नहीं है, क्यों नहीं है कि वो सारा दिन अगर आप 5 मिनट का कोई भी न्यूज़ बुलेटिन समझेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उनकी समझ आ जाएगी। आप उसके ओपिनियन पेज पे जाएं, आप उसके एडिटोरियल पेज पे जाएं, और वहां से जो तो आपके पास एडिटोरियल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो आपको प्रेसी का एक स्ट्रक्चर सिखा रहा होता है। बिल्कुल। आपको उसमें से वोकैब मिलेगी, आपको उसमें से मुख्तलिफ किस्म की फ्रेजेस मिलेंगी, आपको उसमें से मुख्तलिफ किस्म के ईडियम्स मिलेंगे जिनको आप अपने राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये एक काम कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप देखें तो आप ज़ुबैदा खानम को पढ़ें, इस्लाम और सोसाइटी के ऊपर बात करती हैं। आसिम सजाद जो हैं अकेडमी यूनिवर्सिटी वाले, वो भी सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं। परवेज़ हूद भाई हैं, वो एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अहमद बिलाल सूफ़ी समटाइम इंटरनेशनल लॉ पे लिखते हैं, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ के हवाले से कुछ लोग लिख रहे होते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप उन लोगों को पढ़ें, और कोशिश करें कि बजाय इसके कि पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो हैं उनको पढ़ने के, आपकी जो सीएसएस से रेलिवेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और ऐसे उसके हवाले से पढ़ें। बिल्कुल ऐसे। न्यूज़पेपर की तो ये इंपॉर्टेंस है। अब आ जाती है मैगजीन की बात। मैगजीन के हवाले से मेरी रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। एक इकोनॉमिस्ट की आदत बनाएं पढ़ने की। ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होता तो आप लाइब्रेरी से उसे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी है कि हर स्टूडेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, आप काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की जो वेबसाइट है उसको लाजमी देखें, उसको लाजमी डेली बेसिस पे आधा घंटा 20 मिनट उस पर गुजारें, ताकि आपका एनालिसिस और ओपिनियन जो है वो उससे अच्छा हो, आपको वर्ल्ड के ट्रेंड्स का पता चले। और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत जरूरी है। उसमें उनका एक जर्नल आता है फॉरेन अफेयर्स, जी, आप उसको भी पढ़, फॉरेन अफेयर्स बहुत उससे भी पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं उसके। और इसकी अगर आप आदत बनाएंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपके लिए आसान होगी। स्टार्टिंग में नो डाउट आपको इशू लगेगा। वो स्टूडेंट करते क्या है कि वो हर वर्ड का मतलब निकालना शुरू करते हैं, जबकि वो सेंस से मतलब इन्फर करने की कोशिश नहीं करते, फंसे रहते हैं उन वर्ड्स में। 20 दिन अगर आप ये कोशिश करें कि अच्छा ये सेंटेंस है, इसमें इस वर्ड को इन्फर करें, उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो प्रेसी ऐसी आएगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आप वर्ड के मीनिंग इन्फर करेंगे। आपको उधर वोकैबुलरी की कोई टेस्ट नहीं होना कि आपको हर वर्ड का एग्जैक्ट मतलब आए, लेकिन आप इन्फर करोगे और आपकी प्रेसी भी अच्छी हो जाएगी इससे। अच्छा जी, इसमें हमने बेसिक से एंड तक सारी जो डिस्कशन की, उसमें एक नॉविस जो एस्पायरेंट आ रहा होता है उस किस तरह से वो स्टार्ट कर सकता है सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके, देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद रिटन प्रिपरेशन, देन एमसीक्यूज, देन एमपीटी। सो सब पे एक मतलब हैफ्टी जो है ना वो डिस्कशन हो चुकी है। आप इस वीडियो से जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जो बेहंगम अपनी प्रिपरेशन लेके चल रहे थे, वो एक गाइडलाइन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल देखते रहिए, सो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।